हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम क्लास 11 की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इक्विलिब्रियम, उसके बारे में वो वाला टॉपिक, वो वाला लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। जो केमिकल इक्विलिब्रियम, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम, जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है, पहले तो आपको ये जानना होगा इक्विलिब्रियम तीनों टाइप के होते हैं। एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम है ये कौन कौन सी चीज के ऊपर डील करते हैं, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है यहां से हमको सबसे पहले क्या क्या पता लगेगा, वो इंट्रोडक्शन क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम या सिर्फ इक्विलिब्रियम या सिर्फ आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये आपके सबसे पहले चीज जो है उसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन, उससे डील करते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन की रेट क्या होगा, वो रिएक्शन की रेट के बारे में आपको पता चलेगा इक्विलिब्रियम चैप्टर से। दूसरा, वो जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन अपने आप हो रहा है या उसके लिए बाहर से कोई इंग्रेडिएंट, बाहर से कोई वाला चीज, बाहर से कोई वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, मतलब वो अपने आप हो रहा है या उसको घटाने के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिसिस ये वगैरह लग रहा है। तो आपको पता चलेगा स्पॉन्टिन्यूटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में। स्पॉन्टिन्यूटी ऑफ द रिएक्शन पता चल जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कोई भी रिएक्शन वो कितने टाइम ले रहा है होने के लिए। मतलब एक केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए वो रिएक्शन कितना टाइम की मांग कर रहा है वो आपको पता चलेगा। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस, वो प्रोसेस घटने के लिए, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, वो प्रोसेस पूरा होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेगा, वो आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर से पता चलेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई भी रिएक्शन में, कोई भी प्रोसेस में जो प्रोसेस होते हैं, जो रिएक्शन होते हैं, वो आपको मालूम है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की उत्पत्ति करते हैं। मतलब रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, टेक पार्ट करते हैं, और रिएक्टेंट रिएक्शन करने के बदौलत प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है। तो आप ये भी जानते हो भाई साहब कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट की लॉस होती है इनिशियल पोजीशन से और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है। मतलब कोई भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को पकड़ लो, वो रिएक्शन में रिएक्टेंट की लॉस होगी और रिएक्टेंट की जितना लॉस होगा वो वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा। मतलब amount of reactant loss and amount of product produced or gained, ये जो चीजें हैं, मतलब एक तो चीज है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये पता चलेगा, दूसरा चीज है स्पॉन्टिन्यूटी ऑफ द रिएक्शन, यहां से गिब्स फ्री एनर्जी की कॉन्सेप्ट आएगी जो थर्मोडायनामिक्स की कॉन्सेप्ट है, और अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, मतलब एक रिएक्शन होने के लिए, एक प्रोसेस को संपन्न होने के लिए कितना समय की आवश्यकता हो रही है वो आपको पता चलेगा। और चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है, वो रिएक्टेंट कितना अमाउंट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो रिएक्टेंट कितना लॉस हो रहा है, और उस रिएक्टेंट की रिएक्शन करने के बदौलत कितना प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब आपको इस वीडियो में या ये इक्विलिब्रियम की जो एक्चुअल लेक्चर है वहां से पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा लेक्चर। इसका ये इंट्रोडक्शन था। ये इंट्रो के बाद आपको ये पता चलेगा भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। आप बोलोगे सर पहला वाला पॉइंट में तवज्जो दो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं वो हमको पता चलेगा। तो पता करो दोस्तों रेट क्या होता है। सबसे पहले फिजिक्स में चलो। किसी भी रेट, अगर आपको बोले रेट मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज की जो अमाउंट निकालते हो उसको आप रेट बोलते हो। आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट की रेट वो वेलोसिटी है, आप बोलते हो डिस्टेंस कवर्ड इसकी रेट वो स्पीड है। मतलब ये वेलोसिटी, ये स्पीड, ये सब क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी चेंज की जो रेट है वो एक्सीलरेशन है। मतलब रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब डिनोमिनेटर में आप टाइम को लगवाते हो और टाइम के रिस्पेक्ट में आप किसी चीज की परिवर्तन को मेजर करते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी की रेट कहलाता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन ऑकर्ड बाय टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन ऑकर्ड या रिएक्शन हैपेंड या अमाउंट ऑफ रिएक्शन हैपेंड, अमाउंट ऑफ
रिएक्शन हैपेंड या अमाउंट ऑफ रिएक्शन ऑकर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना रिएक्शन होते हैं, पर यूनिट टाइम में कितना रिएक्शन प्रोसेस करते हैं, वो अमाउंट ऑफ रिएक्शन पर टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना रिएक्शन होते हैं उसको आप बोलते हो रिएक्शन की रेट, उसको आप बोलते हो रिएक्शन की रेट। अब ये जो अमाउंट ऑफ रिएक्शन है इसमें एक चीज को पता कर लो मेरे दोस्त, वो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लॉस बाय टाइम। मतलब आप ये तो जानते हो मेरे दोस्त कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होते हैं, आप बोलोगे इनिशियल से टर्मिनल तक, इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से कंप्लीशन तक रिएक्टेंट की लॉस होती है, और इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से टर्मिनल तक, इनिशियल से कंप्लीशन तक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लॉस बाय टाइम, अब रिएक्टेंट लॉस होगा तो सामने माइनस साइन आएगा, और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होगी मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गेन, amount of product produced, amount of product produced और amount of product gained, amount of product profited by time, इसके सामने प्लस साइन लगवाओ। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। नहीं भाई मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। अगर आप रेट पर होगे, रेट क्या है, रेट मतलब परिवर्तन, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। आप जिस चीज की रेट निकलवाना चाहते हो, जिस चीज की रेट निकलवाना चाहते हो उस चीज की परिवर्तन को मेजर करो पर यूनिट टाइम में, उसी को आप रेट बोलोगे। रिएक्शन, अमाउंट ऑफ रिएक्शन ऑकर्ड, अमाउंट ऑफ रिएक्शन हैपेंड बाय टाइम, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लॉस, मतलब एक रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट की लॉस होती है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, लॉस होगा, तो सामने क्या साइन आएगा, माइनस। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, गेन्ड होगा, सामने क्या साइन आएगा, प्लस। ये क्या है, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। इसको हटाए, हटाओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आपका ये है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है मेरे दोस्त, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होता है मेरे दोस्त, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप ROR से भी बोलते हो, इसको स्मॉल r से भी सिंबलाइज किया जाता है। अब ये R क्या है, आप बोलोगे अमाउंट ऑफ रिएक्शन बाय टाइम, अमाउंट ऑफ रिएक्शन बाय टाइम। अब बोलो ये जो रिएक्शन हो रहा है मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट के बारे में आप बात कर रहे हो। सुनो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट है, चुनिंदा कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम दिमाग में नोट करते जाना, छापते जाना। आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, जब आपको कोई बोलेगा सर ये तो रिएक्शन के बारे में बात चल रहा था, तो अमाउंट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन के बारे में बात चल रहा था। रिएक्शन में कौन कौन चीज है, आप बोलोगे सर रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, दोनों दोस्त एक लॉस में है एक प्रॉफिट में है। रिएक्टेंट की लॉस तो प्रोडक्ट की गेन, रिएक्टेंट की जितना लॉस उतनी ही प्रोडक्ट की गेन। तो सुनो रिएक्शन में कौन कौन सी चीज है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, इन दोनों की कौन सी चीज के ऊपर आप मेजरमेंट कर रहे हो, अमाउंट। अमाउंट का यूनिट क्या है, आप बोलोगे सर मोल। अमाउंट का यूनिट क्या है, आप बोलोगे सर मोल। देखो देखते जाओ, रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हो मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की किसके बारे में बात कर रहे हो, अमाउंट। अमाउंट का यूनिट क्या है, मोल। अब ये किस में हो रहा है, आप बोलोगे सर मोल बाय वॉल्यूम। आप बोलोगे सर मोल बाय वॉल्यूम, क्यों, वो जो रिएक्शन मीडियम है उसका कोई वॉल्यूम तो होगा। मोल बाय वॉल्यूम के आप क्या बोलते हो, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हो, कंसंट्रेशन। तो कौन सी मेजरमेंट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात चल रही थी, कंसंट्रेशन, जो आप बोलते हो C इक्वल्स टू N/V, C इक्वल्स टू N/V। तो एक बात को सुनना मेरे दोस्त, डेंसिटी के बारे में बात नहीं चल रहा है, ये कंसंट्रेशन के बारे में बात चल रहा है। क्यों, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था, उस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन है, आप बोलोगे सर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या हो रहा है, लॉस या गेन, किसका, अमाउंट का। अमाउंट का यूनिट क्या है, मोल। मोल बाय वॉल्यूम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से मेजर होता है, कंसंट्रेशन। मास बाय वॉल्यूम करोगे तो डेंसिटी आएगा। मतलब यहां पर रिएक्शन की अमाउंट के बारे में बात चल रहा है, मास के बारे में बात नहीं चल रहा है। अमाउंट के बारे में बात करोगे तो मोल आएगा, मास के बारे में बात करोगे तो डेंसिटी आएगा। मोल आएगा तो कंसंट्रेशन आएगा, मास आएगा तो डेंसिटी आएगा। बहुत ध्यान सुनना। तो यहां पर अमाउंट ऑफ रिएक्शन ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, concentration change in reaction, concentration change in reaction।
किसका कंसंट्रेशन चेंज होगा? आप बोलोगे सर रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। रिएक्टेंट का होगा तो सामने माइनस आएगा, प्रोडक्ट का होगा तो सामने प्लस आएगा। हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन से हमका कोई लेना देना नहीं है। तो आप बोलोगे सर प्लस भी हो माइनस भी हो, हम तो यूनिट निकलवा रहे हैं तो हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कंसंट्रेशन चेंज इन रिएक्शन बाय टाइम। रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज कौन कौन सी चीज का हो सकता है? रिएक्टेंट का हो सकता है या प्रोडक्ट का हो सकता है। रिएक्टेंट का किस साइन में होगा? माइनस, क्योंकि लॉस में होगा। और प्रोडक्ट का किस साइन में होगा? प्लस, क्योंकि प्रॉफिट में या गेन में या प्रोडक्शन में होगा। तो हम माइनस प्लस साइन को नेग्लेक्ट करके सिर्फ यूनिट में कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो देखो कंसंट्रेशन चेंज इन रिएक्शन बाय टाइम करोगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन मतलब मोल बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मतलब मोल बाय वॉल्यूम, बाय टाइम, मोल मतलब मोल, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लीटर, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लीटर, टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये क्या है? ये यूनिट है। किसका यूनिट है? आप बोलोगे सर ये यूनिट है किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करके रखो। अगर नोट करना हो गया, छापना हो गया तो इसको मिटाते हैं। देख मेरे दोस्त, बहुत 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 ध्यान से सीखते जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत माहिम सा टॉपिक है। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन तो पता चल गया है। हमने पहला वाला स्लाइड में जो लिखा था केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सी चीज के ऊपर डील कर रहा है? दोस्त बोलेगा कि सर केमिकल रिएक्शन तो रेट ऑफ, केमिकल इक्विलिब्रियम तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात कर रहा था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन की जो चीज है ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से पता चल जाएगा, या इक्विलिब्रियम से पता चल जाएगा। अब इक्विलिब्रियम से आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता चला। रिएक्शन कौन सी टाइप के होते हैं? आप बोलोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा था, रेट के बारे में हमको पता चल चुका है। अब रिएक्शन के बारे में पता चलवाओ। आपने रेट के बारे में बहुत सारी चीजें बोली है, अब रिएक्शन के बारे में बोलो। रिएक्शन कौन सी टाइप के होते हैं? आप बोलोगे सर लिखो, रिएक्शन कौन सी टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं। एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन या वन साइडेड रिएक्शन, या वन साइडेड रिएक्शन, या वन साइडेड रिएक्शन, और इधर होगा रिवर्सिबल रिएक्शन या बोथ साइडेड रिएक्शन। बोथ साइडेड तो नहीं बोलोगे, बट लिख लो बोथ साइडेड रिएक्शन। बट ये मत बोलना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से ही काम चलाना। रिएक्शन कौन सी टाइप के होते हैं? एक तो है भाई साहब इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? आप बोलोगे सर कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्शन तक वापस नहीं आएगा, तो उसको आप बोलोगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की उत्पत्ति नहीं होगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, तो उसमें आप बोलोगे सिर्फ वन साइडेड रिएक्शन हो रहा है। मतलब रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन रिवर्स में वापस नहीं आ रहा, तो आप उसको बोलोगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक सफर जरूर करेगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक वापस नहीं आएगा, तो वो वाला रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के बाद फिर से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक वापस आ जाए, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही पॉसिबल एक साथ में साइमल्टेनियसली हो, तो आप उसको बोलोगे रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, कोई भी प्रोसेस जो संपन्न हो रहे हैं, वो प्रोसेस दोनों टाइप के होते हैं, एक है फॉरवर्ड एक है बैकवर्ड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जब जाओगे, एक केमिकल रिएक्शन जब शुरू होगा, वो रिएक्शन शुरू करने वाला, इनिशिएट करने वाला बंदा का नाम है रिएक्टेंट, और वो रिएक्शन जब कंप्लीट होगा या वो रिएक्शन जब टर्मिनेट पोजीशन में जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये आपको मिलता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलने की जो रिएक्शन है उसको आप बोलोगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट की जो वापस आने की जो प्रक्रिया है उसको आप बोलोगे बैकवर्ड रिएक्शन। अगर कोई प्रोसेस में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली ऑकर कर जाए तो उसको आप बोलोगे रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर ये दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ ना हो, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो या सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन हो, अब सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन
रिएक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की उत्पत्ति आप कैसे करोगे? पहले तो रिएक्टेंट इनिशिएट करेगा, उसके बाद तो प्रोडक्ट आएगा मेरे दोस्त। इसलिए सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाओगे। तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली ऑकर करेगा तो उसको आप बोलोगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो लिख लो, इरिवर्सिबल में क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं होता। आपको अगर कोई बोलेगा कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑकर करते हैं, कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, नो बैकवर्ड रिएक्शन, नो बैकवर्ड रिएक्शन, नो बैकवर्ड रिएक्शन। इसको लिख लो, इसको लिख लो। और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, और भाई साहब आपके लिए बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी होगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी होगा, ये दोनों एक साथ होंगे, ऑकर्स साइमल्टेनियसली, ऑकर्स साइमल्टेनियसली, ये एक ही साथ होंगे। इसलिए आप बोलते हो रिवर्सिबल रिएक्शन या बोथ साइडेड रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी होगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी होगा, इसको आप बोलते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हटाएं, इसको हटाएं, थोड़ा एग्जांपल से करें। हेडिंग करो, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऊपर हेडिंग लगवाओ, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन? आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम अभी तक नहीं आई। हाँ आएगा, वही नहीं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले आप ये सीखो, उसके बाद में इक्विलिब्रियम लेके आऊंगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन देखो, NaOH कॉस्टिक सोडा प्लस म्यूरेटिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? आप बोलोगे सर NaOH में क्या है? मैं बोलूंगा सर NaOH में Na प्लस है और OH माइनस है। HCl में क्या है? आप बोलोगे सर H प्लस है और Cl माइनस है। इसका कैटायन उसका एनायन को पकड़ेगा, इसका कैटायन इसके एनायन को पकड़ेगा, तो उत्पन्न होगा NaCl प्लस H2O। ये क्या है? ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है ये? आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। हाँ जी बिल्कुल है। ये क्या है? ये एसिड बेस रिएक्शन है। क्या है? ये एसिड बेस रिएक्शन है, और इसका और एक नाम पड़ता है, ये क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में सिर्फ एसिड और बेस की जो रिएक्शन होगा उससे सॉल्ट और वाटर की प्राप्ति होगी। कभी सॉल्ट और वाटर एक दूसरे से रिएक्शन करके एसिड बेस नहीं उत्पन्न करेंगे, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता। मतलब इधर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगा, नो बैकवर्ड रिएक्शन हैपन इन दैट पर्टिकुलर प्रोसीड्यूर। मतलब आप बोलोगे सर इरिवर्सिबल रिएक्शन का एक पर्टिकुलर एग्जांपल है एसिड बेस रिएक्शन, एक पर्टिकुलर एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सिर्फ एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और वाटर की प्रस्तुति होती है। सॉल्ट और वाटर एक दूसरे से रिएक्शन करके एसिड बेस की प्राप्ति नहीं कर सकते। मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, कोई भी बैकवर्ड रिएक्शन इधर नहीं होगा। ये नंबर 1 है इरिवर्सिबल में। दूसरा नंबर सुनो, AgNO3 प्लस HCl, क्या रिएक्शन होगा? AgNO3 में क्या है? आप बोलोगे सर Ag प्लस सिल्वर प्लस प्लस NO3 माइनस, मतलब नाइट्रेट है इधर रेडिकल के रूप में, इधर है H प्लस, इधर है Cl माइनस। फिर से ये Ag प्लस, इसका कैटायन उसका एनायन को पकड़ेगा, इसका कैटायन इसके एनायन को पकड़ेगा, तो क्या होगा? AgCl प्लस HNO3। क्या होगा? AgCl प्लस HNO3। AgCl का क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट पड़ेगा। क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट पड़ेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब ये बोलोगे आप ये क्या है? एक टेस्ट ट्यूब में HCl लो, उस टेस्ट ट्यूब में AgNO3 ड्रॉप वाइज ऐड करो, तो उस टेस्ट ट्यूब के जो एकदम निचले हिस्से है उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेशन पड़ेगा। इससे आप बोलोगे आप HCl की आइडेंटिफिकेशन करोगे बदौलत एक रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन से आपको HCl की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बोलेगा, तो आप बोलोगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ HCl की रिएक्शन करवाओ, एक टेस्ट ट्यूब में HCl को रखो, उसके बाद उसके ऊपर से ड्रॉप वाइज AgNO3 ऐड करो, तो आपको AgCl की व्हाइट प्रेसिपिटेट पड़ेगा, उससे आप HCl को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये जो रिएक्शन है ये भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। देखो ये भी क्या है? ये भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। और उसके साथ साथ और भी एक चीज है, ये क्या है? ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है?
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप बोलोगे सर इसमें क्यों रिवर्सिबल नहीं हुआ? देख मेरे दोस्त, एक टेस्ट ट्यूब के निचले हिस्से में AgCl की प्रेसिपिटेशन पड़ेगा तो वो AgCl फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं कर सकता। एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें HCl था, उसमें आप ड्रॉप वाइज AgNO3 की एडिशन कर रहे हो, वो AgNO3 HCl के साथ रिएक्शन किया और AgCl एज व्हाइट प्रेसिपिटेट उत्पन्न हुए उस टेस्ट ट्यूब के निचले हिस्से में, तो वो AgCl तो प्रेसिपिटेट पड़ गया। वो AgCl क्या फिर से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं भाई, प्रेसिपिटेट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो रिएक्शन से अलग हो चुका है, वो रिएक्शन से अलग हो चुका है और निचले हिस्से में प्रेसिपिटेट कर चुका है, वो फर्दर केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन इधर से पॉसिबल नहीं है। बैकवर्ड रिएक्शन इधर से पॉसिबल नहीं है। लिखो ऊपर वाला हिस्सा को हटाए। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात चल रही है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात चल रही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आया। तीसरा देखो क्या बोल सकते हैं, BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड है, इसके साथ H2SO4 की रिएक्शन करवाओ। ये H2SO4 की आइडेंटिफिकेशन है, ये HCl की आइडेंटिफिकेशन थी, ये H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रियोल या किंग ऑफ ऑल केमिकल्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रेसिपिटेशन, सल्फ्यूरिक एसिड की जो आइडेंटिफिकेशन वो है। BaCl2 को तोड़ो तो आप क्या पाओगे? Ba2 प्लस 2Cl माइनस पाओगे, और H2SO4 को तोड़ो तो आप पाओगे 2H प्लस SO4 माइनस 2H प्लस SO4 माइनस। ये भी बहुत शानदार चीज है। देखो क्या होगा, ये कैटायन ये एनायन को पकड़ेगा, ये कैटायन ये एनायन को पकड़ेगा, तो इधर से बेरियम सल्फेट की व्हाइट प्रेसिपिटेट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी इधर आएगी और 2Cl को पकड़ेगा तो 2HCl उत्पन्न होगा। तो क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब में आप H2SO4 को लगवाओ, एक टेस्ट ट्यूब में आप सल्फ्यूरिक एसिड को लो, उसके ऊपर BaCl2 की ड्रॉप वाइज BaCl2 ऐड करो, तो वो जो टेस्ट ट्यूब है उसके निचले हिस्से में बेरियम सल्फेट की व्हाइट प्रेसिपिटेट पड़ेगी। देख भाई ये भी क्या है, ये भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है? आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। इधर भी प्रेसिपिटेशन आया तो ये भी क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। हटाए। तीसरा रिएक्शन हो गया इरिवर्सिबल का। चौथा रिएक्शन देखो क्या हो सकता है। आप बोलोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट लो, ये क्या है? ये मार्बल है। ये क्या है? ये कैल्साइट है। ये मार्बल भी है, ये कैल्साइट भी है। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड है। सबसे बड़ी चीज ये सॉलिड है। इसको हीट करवाओ तो उत्पन्न क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये अगर आप ओपन सिस्टम में करोगे, कौन सी सिस्टम? ओपन सिस्टम, ओपन गैस कंटेनर। कहां पर कर रहे हो? अगर आप ये ओपन कंटेनर, ओपन गैस कंटेनर इसमें करोगे तो भाई साहब एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना, इधर से एक कॉन्सेप्ट की बिल्डअप हो रही है, बहुत ध्यान से नोटिस करना। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हो रही है। भाई कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। अगर ओपन सिस्टम में करोगे तो ये हवा हो जाएंगे देखते देखते। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड है। इसको हीट करवाओ, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। वो आपके सिस्टम में रहेगा, लेकिन ये भाई साहब ये बंदा गैस है। अगर आप ओपन सिस्टम में काम कर रहे हो तो मेहनत में पानी फेर देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये सिस्टम में नहीं रहेगा, क्योंकि ये गैस है। ये सिस्टम से हवा होकर निकल जाएंगे। तो भाई ये अगर निकल जाएंगे तो ये दोनों एक साथ रिएक्शन करके ये बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात चल रही है, कोई बैकवर्ड रिएक्शन इधर से नहीं होगा। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, उसके ऊपर आप हीट कर रहे हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर आप ये ओपन गैस कंटेनर में कर रहे हो, अगर ये आप ओपन सिस्टम में कर रहे हो तो ये गैस सिस्टम में नहीं रहेगा, ये गैस सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। अगर ये गैस सिस्टम से बाहर निकल गया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर प्रोडक्ट नहीं है, सिस्टम से प्रोडक्ट गायब हो चुके हैं, तो ये दोनों एक साथ रिएक्शन कभी नहीं कर सकते। तो ये दोनों एक साथ रिएक्शन नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी। तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हुई, कोई बैकवर्ड रिएक्शन हुआ? नहीं हुआ। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ नहीं हुआ तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है? आप बोलोगे नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एक चीज को सुनना,
कोई भी रिएक्शन जिसमें गैस की उत्पत्ति हो रही है वो अगर ओपन गैस कंटेनर में हो, वो अगर ओपन सिस्टम में हो, वो ऑलवेज इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। ये बात को नोटिस करके रखना। ओपन गैस कंटेनर में, ओपन सिस्टम में गैस की प्रोडक्शन हो रही है तो वो गैस प्रोडक्ट के तौर में रिएक्शन मीडियम में नहीं रहेगा, वो गैस रिएक्शन मीडियम से बाहर चला जाएगा। और अगर एक प्रोडक्ट रिएक्शन मीडियम से बाहर जा रहा है तो वो क्या रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट करेगा? वो क्या रिएक्शन में और पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। वो रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की उत्पत्ति नहीं होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा? नहीं होगा। बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हुई तो रिवर्सिबल रिएक्शन की कोई संभावना है? नहीं है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हुआ ओपन गैस कंटेनर में। इसको लिख लेना, ये एक चीज है, हटा इसको। मैं एक चीज को इधर से लिख रहा हूं, ये कंसेप्ट जनरेशन हुआ, ये एक कंसेप्ट जनरेशन हुआ। ओपन सिस्टम गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन, और अच्छे से बोलूं तो प्रोडक्शन ऑफ गैस एज प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ गैस एज प्रोडक्ट अगर हुई ओपन सिस्टम में तो वो ऑलवेज इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ऑलवेज इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑलवेज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको नोट डाउन करके रखना। ये बोल सकते हैं व्हाई, एक्सप्लेन करो, व्हाई, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। हुआ ओपन सिस्टम में गैसियस रिएक्शन हुई, प्रोडक्शन ऑफ गैस हुआ एज प्रोडक्ट, तो ऑलवेज इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्यों ना? प्रोडक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्रोडक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की उत्पत्ति नहीं होगी, तो उधर से कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकता। इसको हटाएं, इसको हटाएं। अब सुनो, ख्यालात हमें ये कहते हैं कि अब बारी आ चुका है आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक्चुअल में घुसाने का। अब तक आप इस घर में प्रवेश नहीं किए हो, आप सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो। इक्विलिब्रियम क्या है? लिखो, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? आप बोलोगे सर दो दो रिएक्शन होते हैं, हमें पता है। आप बहुत ध्यान से सुनो, पहले तो एक टॉपिक आपके सामने साझा किया जाए, उसके बाद हम इसमें प्रवेश करना चाहेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड है। हाँ भाई साहब है। उसको हीट करो तो क्या उत्पन्न होगा? आप बोलोगे सर कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। भाई ये निकल जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर महीन सा चीज है, हमें पता चल चुका है। अगर ये ओपन सिस्टम में रिएक्शन होगा तो ये भाई साहब नहीं रहेंगे, ये भाई साहब निकल जाएंगे, हवा हो जाएंगे। तो हम अब ओपन सिस्टम से बाहर आके हमारे कॉन्सेप्ट में एक चीज लगाए हैं, वो है क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम? वो है क्लोज सिस्टम। मतलब क्लोज गैस कंटेनर, ढक्कन लगा दी है ऊपर से, गैस कंटेनर के ऊपर से हमें एक ढक्कन लगा दी है, तो क्लोज गैस कंटेनर है। अब बोलो, अब बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट था, सॉलिड था, उसके ऊपर हिट किए हो, कैल्शियम ऑक्साइड भी उत्पन्न हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या अब बाहर जा सकते हैं? आप बोलोगे हम अलाउ ही नहीं करेंगे। आप बोलोगे हम अलाउ ही नहीं करेंगे। अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो आपको ओपन सिस्टम नहीं मेरे भाई, आपको क्लोज सिस्टम लगवाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर क्लोज सिस्टम लगवाएंगे। क्लोज गैस कंटेनर में रिएक्शन मीडियम को आप स्थापित करोगे, क्लोज गैस कंटेनर में रिएक्शन होगा तो ये हीट पाने से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड उत्पन्न करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा, जो कि सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिस्टम, अब बहुत ध्यान सुनना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिस्टम से बाहर नहीं जा रहे हैं तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल करेगा। तो आपके सामने आया दूसरा साइन, मतलब इधर से फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, उधर से बैकवर्ड रिएक्शन हुई। मतलब अगर आप ओपन सिस्टम में कर रहे थे और प्रोडक्शन ऑफ गैस हो रहा था तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की संभावना थी, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की कॉन्सेप्ट थी। इरिवर्सिबल रिएक्शन वहां से होते हैं। और अगर आप ओपन सिस्टम से ना करके क्लोज सिस्टम से करो, ओपन सिस्टम से करो, गैस उत्पन्न हो, गैस बाहर निकल जाए तो वो गैस रिएक्शन में
पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हुई तो रिवर्सिबल रिएक्शन की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन अब आप ओपन सिस्टम में नहीं कर रहे हो, वो काम आप क्लोज सिस्टम में कर रहे हो। अगर आप क्लोज सिस्टम में करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज प्रोडक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। आप बोलोगे हाँ करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड से ये रिएक्शन करेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से रिएक्शन करके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट की उत्पत्ति करेंगे। और अगर ये हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन पहले हो चुका था, अब मेरे दोस्त बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली हुआ तो वो कौन सी कॉन्सेप्ट है? आप बोलोगे सर रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट है। दो रिएक्शन एक साथ हुआ तो रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट है। तो क्लोज सिस्टम में, क्लोज गैस कंटेनर में अगर गैसियस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हुई, ये प्रोड्यूस हुए, तो ये कौन सी रिएक्शन हुआ? रिवर्सिबल। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना कि ओपन सिस्टम में ऑलवेज इरिवर्सिबल होगा, क्लोज सिस्टम में ऑलवेज रिवर्सिबल होगा। तो रिवर्सिबल होने के लिए एक बहुत बड़ा कंडीशन क्या है आपके सामने? क्लोज सिस्टम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? क्लोज सिस्टम होना पड़ेगा। हटाए इसको, ये कंडीशन है, ध्यान में रखना। अब देखो, जो रिवर्सिबल रिएक्शन आप कहोगे तो वो क्या है? आप बोलोगे सर A प्लस B से रिएक्शन होके C प्लस D उत्पन्न हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट है और भाई साहब ये प्रोडक्ट है। हुआ, अगर रिवर्सिबल हुई तो ऐसे होगा, अगर रिवर्सिबल हुई तो ऐसे होगा। ये रिवर्सिबल की साइन है। मतलब A प्लस B से C प्लस D भी उत्पन्न होगा, C प्लस D से A प्लस B भी उत्पन्न होगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी उत्पन्न होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी उत्पन्न होगा। पहले केमिकल रिएक्शन जब शुरू होगा, एट द इनिशियल फेज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। तब रिएक्टेंट आपके पास मैक्सिमम है, इनफाइनाइट है, और प्रोडक्ट आपके पास जीरो है। मतलब प्रोडक्ट टेंड्स टू जीरो, रिएक्टेंट टेंड्स टू इंफिनिटी, रिएक्टेंट टेंड्स टू मैक्सिमम एट द इनिशियल फेज ऑफ द रिएक्शन एट T टेंड्स टू जीरो। मतलब जब आप रिएक्शन कर रहे हो at initial time, at initial phase of reaction, at initial point of reaction, at starting point of reaction, at starting point of reaction, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, at starting point of reaction आपके पास क्या है? reactant tends to maximum। क्या है? reactant tends to infinite, reactant tends to maximum। यह है कौन सी टाइम में? T टेंड्स टू जीरो में। कब? T टेंड्स टू जीरो में। T टेंड्स टू जीरो में अब ये बोल सकते हो at T टेंड्स टू T, at T टेंड्स टू T रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? रिएक्टेंट घट रहे हैं, रिएक्टेंट घट रहे हैं, प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये बोल तो सकते हो ना, मतलब कुछ देर के बाद, कुछ रिएक्शन होने के बाद, एकदम पहले जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था तब आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट थे, सब रिएक्टेंट थे, कोई प्रोडक्ट नहीं थी। लेकिन रिएक्शन हो रहा है मेरे दोस्त, रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट घट रहा है, रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो रिएक्टेंट की लॉस होगी, और जितने अमाउंट के रिएक्टेंट लॉस होंगे उतने अमाउंट के प्रोडक्ट उत्पन्न होने चाहिए। ये आपके कंडीशन है, ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब जब आप बोल रहे हो मेरे दोस्त रिएक्टेंट की घट रही है, रिएक्टेंट की लॉस हो रही है और प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, तो अब प्रोडक्ट भी तो मीडियम में आ रहा है ना, तो प्रोडक्ट भी तो रिएक्शन करेगा ना, तो प्रोडक्ट एक दूसरे से रिएक्शन करेगा तो वो फिर से रिएक्टेंट उत्पन्न करेंगे, वो है बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मतलब सुनो मेरे दोस्त, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं। एक है फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि चल रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की डायरेक्शन में, और उसी के साथ जब प्रोडक्ट उत्पन्न हो गए मीडियम में, पहले तो नहीं थे, जब प्रोडक्ट उत्पन्न हो गए मीडियम में तो वो प्रोडक्ट भी तो एक दूसरे के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? फिर से रिएक्टेंट बनाएंगे। रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन है। प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से रिएक्टेंट की उत्पत्ति होगी, वो है बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक ही साथ होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ होगा तो आप बोलोगे रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली हैपन होगा तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। हुआ? इसको हटाए, इसको हटाए। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था,
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यहाँ कौन सी रिएक्शन है? दो रिएक्शन है। आप बोलोगे एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि आप बोलोगे A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है, ये है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। और दूसरा है बैकवर्ड रिएक्शन, दूसरा है बैकवर्ड रिएक्शन, जहां से आप बोलोगे क्या हो रहा है? C प्लस डी से फिर से A प्लस बी की उत्पत्ति हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बना रहे हैं, उसको आप बोलोगे क्या? उसको आप बोलोगे बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों एक साथ होगा, ये दोनों एक साथ होगा तो आप बोलोगे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑकर करेंगे, ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑकर करेंगे, तो आप क्या बोलोगे? साइमल्टेनियसली ऑकर, तो ये ही आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन ये है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को एक साथ होना पड़ेगा। हुआ? इसको लिखो, इसको नोट डाउन करो, और अगर नोट डाउन करना हो गया, इसको छापना हो गया, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन क्या है? कुछ कुछ कंडीशन लिखते जाओ मैंने पढ़ा दिए हैं, फिर भी लिख लो अपने कॉपी में। एक तो क्लोज सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? क्लोज सिस्टम चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, साइमल्टेनियसली ऑकर्ड होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है, ये प्री कंडीशन है। पहले तो आपको क्लोज सिस्टम लगवाना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन ये है कि जो दो रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर ये हो गया, इसको हटाओ, इसको हटाए। रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल ले लो, रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल ले लो। क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन एक तो है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस क्या होगा? N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इधर से एमोनिया गैस की उत्पत्ति होती है 2NH3 गैस। ये भी क्या है? ये है आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? ये है आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन। PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इधर से क्या होगा? PCl5 गैस। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप बोलोगे हाँ सर ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो दूसरा वाला ये। तीसरा CaCO3 को हिट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है। ये कौन से सिस्टम में करना चाहिए? क्लोज सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? क्लोज सिस्टम में। तो दोनों ही होगा। ये सब आपके सामने कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप बोलोगे और थोड़ा करके दिखाओ, मैं दिखाता हूं। देखो नंबर डी क्या होगा? सी तो ये है, नंबर डी क्या होगा? Fe प्लस 4H2O, इधर से क्या होगा? 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। Fe क्या है? सॉलिड है। H2O क्या है? लिक्विड है। Fe3O4 क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? गैस है। ये क्या होगा? ये भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। FeH2O से रिएक्शन कर रहा है तो आपके सामने Fe3O4 फेरोसल्फ्यूरिक ऑक्साइड की उत्पत्ति हो रही है। तो ये भी आपके सामने कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल हमने रखे हैं। इसको हटाए। अब सुनो, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात चल रही थी, अब बोलोगे सर अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं आया। हाँ अब आएगा। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, अब आ रहा है वो पन्ना, वो समय जब आपके सामने इक्विलिब्रियम की बात में छेड़ूंगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन भी हुआ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, हाँ है। बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ से और एक रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको आप बोलोगे RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको आप बोलोगे RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये है आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये है आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। बहुत बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? आप बोलोगे सर ये केमिकल रिएक्शन को आपने बोला दोनों टाइप के हो सकते थे, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, एक तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जिसको आप बोलोगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरा है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जिसको आप बोलोगे बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब आपके सामने दो रिएक्शन एकदम सेट है। एक क्या है? आप बोलोगे एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये कहां से कहां तक? ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक,
और ये बैकवर्ड रिएक्शन, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक, ये आपके सामने एकदम सेट है। आप बोलोगे हाँ तो फॉरवर्ड रिएक्शन की तो एक रेट होगी ना, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका लॉस बाय टाइम। फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है वो रिएक्शन ऑकर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑकर्ड अपॉन टाइम, उसका नाम है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। उसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन ऑकर्ड अपॉन टाइम, उसी का नाम है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आर एफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर बी क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट उत्पन्न होने की जो रेट है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट उत्पन्न होने की जो रेट है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो आपके सामने सबसे पहले आप ये सुनो, सबसे पहले आपके सामने ये हो रहा है कि पहले तो क्लोज सिस्टम लगवाओ, पहले तो क्लोज सिस्टम लगवाओ, उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन करो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली अकर करो। तो दोनों कंडीशन, दोनों प्री कंडीशन ये है, क्लोज सिस्टम लगवाओ और रिवर्सिबल रिएक्शन करवाओ। रिवर्सिबल रिएक्शन करवाओ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक ही साथ साइमल्टेनियसली अकर करवाओ। तो दोनों ही प्री कंडीशन सेट हो गए। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो आप बोलोगे सर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हुआ और बैकवर्ड रिएक्शन भी हुआ, साथों साथ हाथों हाथ एक साथ दोनों हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन की अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय टाइम वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। उसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन हुई तो अमाउंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अपॉन टाइम वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है मेरे दोस्त, इसका सिग्निफिकेंस ये है सर। आप बोलोगे सर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट उत्पन्न होने की रेट, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है मेरे दोस्त, बैकवर्ड रिएक्शन है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट उत्पन्न होने की रेट। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट उत्पन्न होने की रेट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट उत्पन्न होने की रेट, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया तो क्या है, आप बोलोगे सर एक रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्शन हो रहे थे, वो दो रिएक्शन थे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, वो दो रिएक्शन थे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ये दोनों सेम रेट में पॉसिबल है, ये दोनों सेम रेट में प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन, वो रिवर्सिबल रिएक्शन, वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम में है। मतलब आपके सामने ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठाओ, एकदम दिमाग में सेट करो। इक्विलिब्रियम क्या है, कौन सी चीज है, रेट की समानता, रेट की समानता। कौन सी दो रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट। मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो कि क्लोज सिस्टम में हो रहा है, जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन साथों साथ हाथों हाथ साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, तब वो फॉरवर्ड रिएक्शन और वो बैकवर्ड रिएक्शन वो दोनों की रेट अगर इक्वल हो जाए, जहां पर इक्वल होंगे वो इक्विलिब्रियम की अचीविंग पॉइंट है, वो इक्विलिब्रियम शुरुआत की पॉइंट है। और अगर एक बार केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सदा के लिए समान हो जाएगा। यह है केमिकल रिएक्शन, यह है केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम ये है, मतलब एक क्लोज सिस्टम होगा, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, एक क्लोज सिस्टम होगा, एक नंबर पॉइंट एक क्लोज सिस्टम होगा, दो नंबर पॉइंट रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, और दोनों की रेट इक्वल होगा, और दोनों की रेट इक्वल होगा। तो वो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। वो रिएक्शन कहां पर है, आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम में है। पता चला। अब इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है, सुनते जाओ मेरे दोस्त, सुनते जाओ। रिवर्सिबल रिएक्शन जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और बैकवर्ड रिएक्शन भी है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी है, इन दोनों की रेट भी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी है, और दोनों रेट इक्वल भी हो चुका है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच भी गई है। अब सुनो, स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाओ, इक्विलिब्रियम में पहुंच भी गई है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं एक इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन। अब सुनो, बहुत ध्यान सुनना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहे हैं, और अब बोलोगे सर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी हो रहा है। जी बिल्कुल,
तो A प्लस बी से C प्लस डी की उत्पत्ति हुई और C प्लस डी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके फिर से A प्लस बी बना रहा है। तो A प्लस बी से जिस रेट से C प्लस डी की उत्पत्ति हुई, ठीक उसी रेट से C प्लस डी से A प्लस बी की उत्पत्ति हो रही है। A प्लस बी से C प्लस डी उत्पन्न होने की रेट अगर RF है तो C प्लस डी से A प्लस बी उत्पन्न होने की रेट RB है। ये RF है, ये RB है। ये RF क्या है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है और ये बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है। दिमाग में सिर्फ इतना बात को सेट करके रखो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, क्या वो रिएक्शन थम गया है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, मतलब एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की दोनों की रेट समान हो चुका है, उसके बाद क्या रिएक्शन थम गया है? आप बोलोगे नहीं सर, कदे नहीं थम गया, ये रिएक्शन तो कभी भी नहीं थमेगा। क्यों? क्योंकि A प्लस बी से जब C प्लस डी उत्पन्न हुआ तो C प्लस डी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके फिर से A प्लस बी बना रहा है, तो वो A प्लस बी फिर से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके C प्लस डी बनाएगा, तो फिर से वो C प्लस डी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके A प्लस बी बनाएगा। तो मतलब इनिशियली जब रिएक्टेंट मैक्सिमम थे, इनिशियली जब रिएक्टेंट इन्फिनाइट थे, तब प्रोडक्ट नहीं था। आफ्टर सम कमेंसमेंट ऑफ रिएक्शन, कुछ देर के बाद, रिएक्शन होने के बाद जब आपके पास प्रोडक्ट आ गया, तब वो प्रोडक्ट भी तो एक दूसरे के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से रिएक्टेंट आएगा। भाई साहब, रिएक्टेंट फिर से रिएक्शन करेंगे, फिर से प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्शन करेंगे, फिर से रिएक्टेंट आएगा। ये थमेगा? ये कभी भी स्टॉप होगा नहीं। आप बोलोगे सर, केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद जब आपके पास रिएक्टेंट भी हो, प्रोडक्ट भी हो, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होंगे। मतलब इसको कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा। एक केमिकल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका कंप्लीशन टाइम क्या है? इन्फिनिटी। इसका कंप्लीशन टाइम खत्म कब होगा? बोलोगे सर, कंप्लीशन टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी। इट रिक्वायर इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, इट रिक्वायर इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, इट रिक्वायर्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। आप बोलोगे सर, नेगेटिव कनोटेशन में बोल के दिखाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप बोलोगे सर, आप तो पॉजिटिव कॉनोटेशन में बात कर रहे हो। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब एक इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन क्या कभी खत्म होंगे? आप बोलोगे सर कभी नहीं खत्म होंगे, क्योंकि एक बार आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ होने लगेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये भी होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी भी रुकेगा? नहीं रुकेगा। अगर कभी भी ये नहीं रुकेगा तो ये रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम कभी भी समाप्त होंगे? कहीं पर भी इसका एंडिंग पॉइंट या कंप्लीशन पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये कितना समय की मांग कर रहे हैं? इनफाइनाइट टाइम की मांग कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, एक बात को ध्यान में रखो, आपको मैंने ये बोला था, इक्विलिब्रियम चैप्टर डील कर रहा है रिक्वायर्ड टाइम के ऊपर, मतलब एक केमिकल रिएक्शन को खत्म होने के लिए कितना समय लगेगा, वो रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल प्रोसीड्यूर, एक केमिकल प्रोसेस, वो खत्म होने के लिए कितना टाइम की रिक्वायर्ड है, कितना समय की मांग कर रहा है वो प्रोसेस, वो आपको ये इक्विलिब्रियम से पता चलेगा। वो भी हमने इसमें साझा कर दिए हैं। अब सुनो, इसको थोड़ा हटाएं और एक चीज हम इधर से बोलेंगे, बहुत बहुत ध्यान सुनना। तो इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन खत्म होने के लिए कितना टाइम ले रहा है? आप बोलोगे सर कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम ले रहा है। तो इक्विलिब्रिएटेड केमिकल रिएक्शन चलेगा, इक्विलिब्रियम, बहुत 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 ध्यान सुनना, बहुत बहुत अच्छे तरीके से सुनना। इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या है? इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली ऑकर कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ करेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इक्वल है, ये मैं मान के चल रहा हूं, ये प्री कंडीशन है। और अगर इक्वल है तो ये रिएक्शन कभी भी खत्म होगा नहीं। तो ये खत्म होने के लिए कितना समय लेगा? इनफाइनाइट टाइम। मतलब
ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन ये रेस्ट कंडीशन में हो सकते हैं? नहीं। आप बोलोगे सर कतई नहीं हो सकता, ये कभी भी रेस्ट कंडीशन में नहीं हो सकता। इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन तो चल रहा है, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन तो ऑकर कर रहा है। एक प्रोसेस अगर घट रहा है तो वो क्या कभी भी रेस्ट कंडीशन में हो सकता है? नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज इन डायनामिक कंडीशन, इट इज ऑलवेज इन डायनामिक कंडीशन। आप बोलोगे सर ये हमेशा के लिए डायनामिक कंडीशन में है, तो आप यहां से एक बात की पुष्टिकरण करोगे तो आप बोलोगे सर ये इक्विलिब्रियम कौन सी इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा? ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये है कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहां से आया पता चला? बोलोगे हाँ सर। इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन टाइम है इनफाइनाइट, मतलब इट रिक्वायर्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। अगर ये खत्म होने के लिए इनफाइनाइट टाइम ले रहे हैं तो वो रिएक्शन घट रहा है, तो वो रेस्ट कंडीशन में है? नहीं। तो वो इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन में है? एक रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम के पहुंचने के बाद, इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद वो क्या खत्म हो गया है? नहीं हुआ ना, वो खत्म नहीं हुआ तो वो घट रहा है, वो घट रहा है तो वो डायनामिक फेज में है, वो डायनामिक फेज में है तो वो इक्विलिब्रियम भी डायनामिक फेज में है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो? दैट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये है कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हुआ? हटाए। अब सुनो, इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, बहुत ध्यान सुनना। इक्विलिब्रियम कौन से टाइप के होते हैं? इक्विलिब्रियम दोनों टाइप के होते हैं। इक्विलिब्रियम कौन से टाइप के होते हैं? दोनों टाइप के होते हैं। आप बोलोगे एक है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। दूसरा है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान सुनना। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब सेम फेज इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन में, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट काम कर रहे हैं वो सेम फेज में है। गैस में है तो सब गैस में है, लिक्विड में है तो सब लिक्विड में है, सॉलिड में है तो सब लिक्विड में है, एक्वस फेज में तो सब एक्वस फेज में है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है वो सब सेम फेज में सिचुएटेड है। हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंट फेज इक्विलिब्रियम, डिफरेंट फेज इक्विलिब्रियम, डिफरेंट फेज इक्विलिब्रियम। जो दो चार एग्जाम्पल ले लो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस की। होमोजीनियस में आप क्या पढ़ोगे? N2 गैस प्लस 3H2 गैस, वहां से 2NH3 पढ़ोगे। ये आप बोलोगे हाँ सर ये तो हम पढ़ेंगे, सब गैस में है, ये होमोजीनियस है। PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये भी होमोजीनियस में है जी, बिल्कुल है। 2HI गैस से H2 गैस प्लस I2 गैस, ये भी होमोजीनियस में है, ये भी होमोजीनियस में है, इसको लिखो। हेटेरोजीनियस में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है सॉलिड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ, ये सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, मतलब यहां से सॉलिड से गैस उत्पन्न हुआ, तो ये क्या है? डिफरेंट फेज इक्विलिब्रियम है। इधर से आपको अगर कोई बोले कि ये रिएक्शन करो Fe प्लस 3Fe प्लस 4H2O, इधर से क्या उत्पन्न होते हैं? Fe3O4 प्लस 4H2, ये भी क्या है? देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, कितना फेज है? बहुत सारे फेज है। ये है डिफरेंट फेज इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन में सिचुएटेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम सेम फेज का हो, सेम सेम कंडीशन, सेम सेम स्टेट्स ऑफ द मैटर में बिलोंग करता हो, तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, और नहीं तो वो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। हुआ? इक्विलिब्रियम क्या है आपको पता चल चुका है। अब सुनो, अब सुनो थोड़ा चीज बहुत बहुत ध्यान सुनो। जो स्टेट्स ऑफ द मैटर था, हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक बोले थे, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो स्टेट्स ऑफ द मैटर था ये हमने पढ़ाए थे, 11 से 12 लेक्चर है मेरे
मैं दे दूंगा, उसको देख लेना एक बार। ये जो स्टेट्स ऑफ द मैटर है, हम ये बोल रहे हैं स्टेट्स ऑफ द मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या तीन अलग अलग मैटर है? आप बोलोगे नहीं, वो एक ही मैटर की तीन अलग अलग स्टेट है जो हीट की चेंज होने से बदलती है, जो हीट की चेंज होने से जो इंटरचेंजेबल है किसके ऊपर? हीट के ऊपर। तो आप बोलोगे हम स्टेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्टेट पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ द मैटर में हम क्या पढ़ते हैं? हम बोलोगे आप स्टेट पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट है। आप बोलोगे हाँ सर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये एक ही मैटर की तीन अलग अलग स्टेट है। कहां से पता चलती है? देखो, सॉलिड लिखो, लिक्विड लिखो और गैस लिखो। आप बोलोगे हाँ सर लिखते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों अलग अलग स्टेट है एक पर्टिकुलर मैटर की। एक आइडेंटिकल मैटर, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ये है। सॉलिड से हीट दो तो आप बोलोगे लिक्विड मिलेगा। ये प्रोसेस क्या है? मेल्टिंग। क्या प्रोसेस है? मेल्टिंग, जी बिल्कुल। लिक्विड से गैस बनाने की कोशिश करोगे तो उसको आप बोलोगे बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। क्या बोलोगे? बॉइलिंग भी बोलते हो, उसी का और एक नाम है वेपोराइजेशन, जी बिल्कुल है। अब आप बोलोगे सर लिक्विड से सॉलिड बनाओ तो उसको आप बोलोगे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। क्या बोलोगे? सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, जी बिल्कुल बोलोगे। और गैस से लिक्विड बनाने की कोशिश करो उसको आप बोलोगे कंडेंसेशन। क्या बोलोगे? कंडेंसेशन। और अगर सॉलिड से गैस बनाने की कोशिश करोगे तो उसको आप बोलोगे सब्लिमेशन। क्या बोलोगे? सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड बनाने की कोशिश करोगे उसको आप बोलोगे फ्यूशन। क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे फ्यूशन। इसको पहले लिखो, इसको पहले नोट डाउन करो। ये प्रोसेस है। अब सुनो, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम अगर हुआ तो मेल्टिंग है फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग है बैकवर्ड रिएक्शन। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम अगर हुआ तो बॉइलिंग और वेपोराइजेशन है फॉरवर्ड रिएक्शन और कंडेंसेशन है बैकवर्ड रिएक्शन। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम अगर हुआ, सब्लिमेशन है फॉरवर्ड रिएक्शन, फ्यूशन है बैकवर्ड रिएक्शन। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कोई भी प्रोसेस अगर घट रहा है, अगर कोई चेंज हो रहा है जो कि ये है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, मतलब आप बोलोगे सर एक क्लोज कंटेनर होगा, उधर आइस रखोगे, उसमें थोड़ा थोड़ा हीट करोगे, वो फिर से लिक्विड बनाएगा, वो लिक्विड को फिर से हीट वहां से बाहर निकालोगे, हीट को वहां से बाहर निकालोगे, सक्शन करोगे हीट की, तो फिर से वो लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये प्रोसेस को अगर नोट डाउन करना हो गया। अब देखो, मैं ये बोलना चाह रहा था बहुत ध्यान से लिख लेना, तीनों चीज हो सकते हैं। सॉलिड के साथ लिक्विड हो सकता है, आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है। लिक्विड के साथ गैस, ये भी हो सकता है, आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सॉलिड के साथ गैस, ये भी हो सकता है, आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है, कोई बात नहीं। तो पहला है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, दूसरा है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, तीसरा है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। तो ऊपर का प्रोसेस क्या है? इधर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? आप बोलोगे सर फॉरवर्ड रिएक्शन है सॉलिड से लिक्विड। क्या है? सॉलिड से लिक्विड। भाई साहब सॉलिड से लिक्विड क्या है? सॉलिड से लिक्विड है मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड क्या है? आप बोलोगे सर सॉलिड से लिक्विड है मेल्टिंग। तो यहां मेल्टिंग क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। मेल्टिंग क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? आप बोलोगे सर बैकवर्ड रिएक्शन होगा लिक्विड से सॉलिड। क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन होगा लिक्विड से सॉलिड। ये लिक्विड से सॉलिड को आप क्या बोलते हो? लिक्विड से सॉलिड क्या है? आप बोलोगे सर ये है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। क्या है? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अब आपको अगर कोई ये बोलेगा तो सही, आपको अगर कोई ये बोले कि सॉलिड लिक्विड ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल, बहुत ध्यान सुनना मेरे दोस्त, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी होना पड़ेगा। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल होना चाहिए। आर एफ क्या है? मतलब आर मेल्टिंग इज इक्वल टू आर फ्रीजिंग। आर मेल्टिंग इज इक्वल टू आर फ्रीजिंग अगर हुआ तो आप बोलोगे, डेफिनेटली बोलोगे कि सॉलिड के साथ लिक्विड इक्विलिब्रियम बना के बैठा है। सॉलिड के साथ लिक्विड इक्विलिब्रियम बना के बैठा है। अब देखो इधर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? आप बोलोगे लिक्विड से गैस, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? बॉइलिंग, मतलब वेपोराइजेशन। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, जी है, बहुत बहुत ध्यान सुन लो, वेपोराइजेशन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? इधर बैकवर्ड रिएक्शन है कंडेंसेशन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? कंडेंसेशन, जी बिल्कुल है। अगर ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए। तो रेट ऑफ बॉइलिंग इक्वल्स टू रेट ऑफ बॉइलिंग इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए। रेट ऑफ बॉइलिंग इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए, या रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए। कुछ भी लिखो, लेकिन
ये क्या है, आर एफ इजिकल टू आर बी होना चाहिए, आर एफ इजिकल टू आर बी होना चाहिए। हुआ सेम प्रोसेस सॉलिड गैस, तो इधर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, आप बोलोगे फॉरवर्ड रिएक्शन तो सॉलिड से गैस मतलब सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड मतलब फ्यूशन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, गैस से सॉलिड मतलब फ्यूशन। इधर भी आप क्या बोलोगे, आर एफ इजिकल टू आर बी होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आर एफ इजिकल टू आर बी होना चाहिए। आर एफ इजिकल टू आर बी हुआ तो आर सब्लिमेशन इजिकल टू आर फ्यूशन होगा, आर सब्लिमेशन इजिकल टू आर फ्यूशन होगा। अगर बनाएगा तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर कोई बात नहीं, आप एकदम ठीक कह रहे थे, ये सब इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये पूरा का पूरा फिजिकल इक्विलिब्रियम है। क्या इक्विलिब्रियम है, मैं ये आपके सामने साझा करने वाला था। ये क्या इक्विलिब्रियम है, आप बोलोगे सर ये सब फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है ही नहीं। आप बोलोगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से सॉलिड, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, ये सब क्या चेंज है, ये तो स्टेट्स ऑफ द मैटर है मेरे भाई, ये तो मैटर की चेंज नहीं हो रहा, ये सिर्फ स्टेट की चेंज हो रही है। और कौन सी स्टेट, फिजिकल स्टेट, मतलब इंटरचेंजेबल है ये पूरा का पूरा प्रोसीड्योर हीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये जो चेंज हो रहा है मेरे दोस्त, ये चेंज सिर्फ फिजिकल चेंज है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। क्यों, यहां पर मैटर की, सब्सटेंस की चेंज नहीं हो रहा है, वो सब्सटेंस, वो मैटर की एक डेफिनिट फेज की चेंज हो रहा है, वो सब्सटेंस, वो मैटर की सिर्फ एक स्टेट जो कि फिजिकल स्टेट है उसकी चेंज हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम कौन सी चेंज के ऊपर डिटरमाइंड है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। कौन सी इक्विलिब्रियम है, इसको आप बोलते हो, क्योंकि ये फिजिकल स्टेट की चेंज के ऊपर निर्भर कर रहे हैं तो आप इसको क्या बोलोगे, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। क्या इक्विलिब्रियम है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ये जो पूरा है ये पूरा फिजिकल इक्विलिब्रियम है। अब सुनो, दो चीज में बात करूंगा लिक्विड और गैस के बारे में, बाकी इसको हटा दो कोई बात नहीं, लेकिन लिक्विड और गैस इन दोनों को रखो। फिजिकल इक्विलिब्रियम की ही बात चल रही है, फिजिकल इक्विलिब्रियम की ही बात चल रही है। लिक्विड के साथ गैस की इक्विलिब्रियम बना, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन में है, सब कुछ ठीक है, एकदम बराबर है। अब सुनो, हुआ, बहुत ध्यान सुनना, ये क्लोज सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, बिल्कुल है। क्या इक्विलिब्रियम है, लिक्विड के साथ गैस की इक्विलिब्रियम है। कौन सी इक्विलिब्रियम, लिक्विड के साथ गैस की इक्विलिब्रियम है। आप ये बोल सकते हो भाई लिक्विड के साथ वेपर की इक्विलिब्रियम है, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल बोल सकते हैं। अब एक क्लोज कंटेनर है, कौन सी कंटेनर है, क्लोज सिस्टम है। कौन सी सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्लोज गैस कंटेनर, क्लोज कंटेनर। बहुत ध्यान सुनना, लिक्विड से क्या उत्पन्न हुआ, गैस, लिक्विड से क्या उत्पन्न हुआ, वेपर। आप बोलोगे सर ये जो वेपर है इसका रैंडमनेस ज्यादा है, इसका रैंडमनेस ज्यादा है, इसके पास क्या है, आप बोलोगे सर गैस है, वेपर है, तो उसके पास क्या है, उसके पास ब्राउनियन मोशन है, तो वो गैस, वो वेपर बाहर आने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। तो वो जो क्लोज कंटेनर है उसके ऊपर इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर, इनर वॉल ऑफ द क्लोज कंटेनर, उसके ऊपर परपेंडिकुलरली एक फोर्स अप्लाई होगा जो कि पर यूनिट एरिया में होगा, उसी को आप क्या बोलते हो, प्रेशर। किसकी प्रेशर, वेपर प्रेशर। यहां से एक कंसेप्ट बिल्डअप होती है वेपर प्रेशर की। कौन सी प्रेशर की, वेपर प्रेशर की। कौन सी प्रेशर, वेपर प्रेशर। क्या है ये, आप बोलोगे सर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में जब वेपर उत्पन्न होगा वो वेपर तो बाहर आने की कोशिश करेगा, क्लोज कंटेनर है बाहर आ नहीं पाएगा, मैं ये मानता हूं कि वो बाहर आ नहीं पाएगा लेकिन बाहर आने की कोशिश जरूर करेगा। और अगर ये भाई साहब बाहर आने की कोशिश करेंगे तो वो आपका जो क्लोज कंटेनर है उसका जो इनर वॉल है उस इनर वॉल में जाके वो कोलाइड करेंगे, वो टकराएंगे। और अगर वो कोलाइड करे, अगर वो टकराए तो इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर की पर यूनिट एरिया में एक परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्टेड होगा। वो परपेंडिकुलर फोर्स वो किसके द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है, वेपर की द्वारा। वो वेपर कहां से आया, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम से। वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रिएटेड जो
रिएक्शन है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, उसमें जो वेपर की उत्पत्ति हुई वो वेपर आपका जो क्लोज कंटेनर था, उस क्लोज कंटेनर में इनर वॉल में जो परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया में, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑलवेज बी नोन एज प्रेशर। वो प्रेशर किसने दिया? वेपर ने। यहां से एक कंसेप्ट जनरेट होती है, वो है वेपर प्रेशर की। ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के ही कंसेप्ट है। सॉल्यूशन में जाओगे, क्लास 12 की ही एक चैप्टर है सॉल्यूशन, उधर जाके आप रिलेटिव फ्लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सब पढ़ोगे, लेकिन वो चैप्टर के साथ इक्विलिब्रियम के कनेक्शन है, इसलिए मैंने ये बोला है। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम हुआ ना, ये सॉल्यूशन है, एक चैप्टर 12 में है सॉल्यूशन। वो चैप्टर में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करके एक टर्म आता है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म है। वो टर्म मतलब वेपर प्रेशर की जो टर्म है वो किस चैप्टर से कनेक्टेड है? इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड है। मतलब सॉल्यूशन जो चैप्टर है, बहुत ध्यान सुनना मेरे दोस्त, वो सॉल्यूशन चैप्टर पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर की कनेक्शन है। बहुत 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 ध्यान से, महीन महीन चीजें हैं। अब सुनो और एक चीज, अगर वेपर प्रेशर की कंसेप्ट जानना हो गया तो और एक चीज को सुन लेना फिर से, ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम नहीं है, क्लोज सिस्टम है, जैसा है वैसा ही लिखो, क्लोज सिस्टम भी है, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम भी है। अब सुनो, फिर से एक क्लोज कंटेनर ड्रॉ कर दो, एक क्लोज कंटेनर ड्रॉ कर दो। यहां पर सॉल्वेंट लिक्विड है, मान लो सोडा वाटर की बात चल रही है। सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया जाता है। कहां पर? लिक्विड सॉल्वेंट में, लिक्विड वाटर सॉल्वेंट में, लिक्विड वाटर सॉल्वेंट में। तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूट है। बहुत ध्यान सुनना, जो क्लोज सिस्टम है, जो क्लोज कंटेनर है, जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज कंटेनर है, वहां पर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में है। आप बोलोगे सर सोडा वाटर जो है वहां की कंसेप्ट चल रही है, जो सोडा वाटर है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो रहे हैं। कहां पर? लिक्विड वाटर सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूट है गैस, सॉल्यूट है गैस, सॉरी सॉल्वेंट है लिक्विड, सॉरी 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 सॉल्वेंट है लिक्विड और सॉल्यूट है गैस, सॉल्यूट है गैस। मतलब आप बोलोगे एक गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की जो प्रक्रिया है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो गैसियस सॉल्यूट है उसको आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाह रहे हो। अगर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा दोगे तो सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व करेंगे। इसको बोलते हो हेनरी का लॉ, लॉ ऑफ हेनरी, हेनरीज लॉ, लॉ ऑफ हेनरी। हेनरी क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं कि W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एक्सटर्नल प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो ये प्रोसेस है, हेनरी क्या कह रहे हैं? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट वेपर, लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट गैस, उसको डिसॉल्व करने की प्रक्रिया है, उसमें हेनरी का लॉ आता है। हेनरी ये बोल रहे हैं जो सॉल्यूट गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो, वेट ऑफ गैस, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। मतलब वेट ऑफ गैसियस सॉल्यूट, वेट ऑफ गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? गैस कब ज्यादा डिसॉल्व करेंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? बाहर से जो आप एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हो सोडा वाटर बोतल में, अगर आप बाहर से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करोगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो सोडा वाटर बोतल में डिसॉल्व होंगे। मतलब जो स्प्राइट है, जो थम्स अप है, जो कोका कोला है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहते हैं, उसका जो ढक्कन उतारते हो उसके बाद जो गैस बाहर आने की कोशिश करते हैं, क्यों? उधर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर में गैस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहते हैं, इसलिए वो ढक्कन उतारने के बाद वो गैस ज्यादा बाहर आने की, ज्यादा इवोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, रैंडमनेस दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो ये सोडा वाटर बोतल में वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, वेट ऑफ गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं? बाहर से जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करोगे उतना ज्यादा गैसियस सॉल्यूट, उतने ज्यादा लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की संभावना, प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे। तो हेनरी का लॉ ये है, और हेनरी के लॉ से हमको ये पता चलता है W इज प्रोपोर्शनल टू P। मतलब ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, बहुत ध्यान से ये लिख लेना, हाँ, ये एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर P है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट वो क्या है? W इज प्रोपोर्शनल टू P। तो W इक्वल्स टू KH इंटू P। ये KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ना बोल के इसको आप बोलते हो हेनरीज कांस्टेंट, क्योंकि ये हेनरी का लॉ से आता है, तो इसको आप क्या बोलते हो? हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हो? हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरीज कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? KH इक्वल्स टू W बाई P। अगर आप P को 1 रखोगे तो KH इज इक्वल टू W, अगर आप P को 1 रखोगे तो KH इज इक्वल टू W। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनता है? डेफिनेशन क्या पैदा होता है? आप बोलोगे अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 है, मतलब यूनिट एक्सटर्नल प्रेशर में, यूनिट एक्सटर्नल प्रेशर में जितना अमाउंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट गैसियस वो डिसॉल्व करेंगे, उसको आप बोलते हो हेनरी का कांस्टेंट। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, इधर से देखो, कुछ कुछ यहां से रटने की कोशिश भी मत करना। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को यूनिट कर दो तो न्यूमरेटर ही डेफिनेशन है। तो आप बोलोगे W, तो P1 होगा तो W ही KH है। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर एक्सटर्नल प्रेशर यूनिट हो, यूनिट एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करोगे तो जितना वेट ऑफ गैसियस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे उसी का नाम है हेनरीज कांस्टेंट है। तो इसको हटाएं और थोड़ा सा लिख दे, हेनरीज कांस्टेंट क्या है? आप बोलोगे सर एक बार लिख दो, यूनिट एक्सटर्नल प्रेशर में, यूनिट एक्सटर्नल प्रेशर P इक्वल्स टू 1, मतलब यूनिट एक्सटर्नल प्रेशर, उसमें अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट dissolved in a liquid solvent, in a liquid solvent, ये जो अमाउंट ऑफ है इसको आप क्या बोलते हो? हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हो? हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की डेफिनेशन ये है। क्या डेफिनेशन? यूनिट एक्सटर्नल प्रेशर में जो अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, उसको आप बोलते हो हेनरीज कांस्टेंट। यूनिट क्या है मेरे भाई? यूनिट क्या है? वेट। वेट मतलब उसको आप ग्राम से लिखो और प्रेशर को ATM से लिखो, ग्राम पर ATM भी बोल सकते हो। यहां ATM की जगह पे टॉर, बार कुछ भी लगाओ, पास्कल कुछ भी लगाओ, कोई बात नहीं है। आप ATM लगाओगे वो सबसे यूनिट, वो यूनिट क्या होगा? वो यूनिट काम पे आएगा, वो ये काम पे आने वाला यूनिट है, ये है हेनरीज कांस्टेंट। और आज हम यहां तक फिजिकल इक्विलिब्रियम तक आप लोगों के सामने पूरा लेक्चर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने आप लोगों के सामने ये बोले रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, वहां से इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट कैसे जनरेट होती है। बहुत ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट कैसे जनरेट होती है, पीछे जाओ, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखो। एक एक टॉपिक को हमने बहुत 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 डिटेल्ड एनालिसिस किए हैं। और आज इसी के साथ साथ ये लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, अंत करते हैं। और बहुत बहुत ध्यान से रहना, बहुत बहुत मेहनत करना, बहुत बहुत पढ़ाई करना, और इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।